हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दो तरह के मटेरियल हैं और इस चैप्टर में मेनली हम कंडक्टर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो कंडक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स होता है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ free electrons. For example, iron, copper, etc. ये सभी क्या है? कंडक्टर्स है। दूसरे मटेरियल है इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रबर, वुड, दे आर इंसुलेटर। इंसुलेटर्स, they do not have free electrons. They do not have free electrons. Example, wood, rubber, etc. Okay. तो क्योंकि मेनली हम यहाँ कंडक्टर्स में इंटरेस्टेड है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ओके, और ये भी कह सकते हैं आप बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करेंगे। तो हम वन बाय वन ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्यों होगा अभी हम प्रूव करेंगे, और कैसे होगा ये भी डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया? ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है एक्सटर्नल फील्ड की। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लीजिए उसकी वैल्यू है E0। तो क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो लेफ्ट एंड है, इस लेफ्ट एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर राइट एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अंदर भी क्या हुआ है? चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, लेफ्ट एंड पर नेगेटिव, राइट एंड पर पॉजिटिव। तो इन चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। लेट ये फील्ड है EP, ये फील्ड है EP। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ कब तक फ्लो करते रहेंगे? वो तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक मैग्नीट्यूड ऑफ E0 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EP ना हो जाए। यानी जब तक दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते रहेंगे। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इक्वल एंड अपोजिट होने से कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज
0। अब मान लो आप कहते हैं सर मैं ई नोट को ना बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, तो फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक फिर से ई नोट इक्वल टू ई पी ना हो जाए। और फिर से ई नोट इक्वल टू ई पी होगा तो फिर से ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो अंदर फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको टेक्स्ट में लिखते हैं, व्हेन वी प्लेस a conductor in external electric field E naught, electrons in the conductor starts moving to positive plate of starts moving towards positive plate of external field। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है एक्सटर्नल फील्ड की, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इन दिस वे नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन राइट एंड ऑफ कंडक्टर। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इन दिस वे नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड on left side of conductor and positive charge is induced on right। मैं साइड के बजाय एंड वर्ड यूज करूंगा, लेफ्ट एंड of conductor and right end of conductor। ओके, तो इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड फील्ड ईपी होगा ऑपोजिट टू ई नॉट। एन इंड्यूस्ड फील्ड ईपी is produced due to these induced charges। okay, direction of EP is opposite to E naught। डायरेक्शन ऑफ EP इज अपोजिट टू E नॉट। अब ये इलेक्ट्रॉन कब तक फ्लो करेंगे, जब तक E नॉट इक्वल टू EP ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यू टू फ्लो towards लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट एंड है कंडक्टर का, तो इसकी तरफ आते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यू टू फ्लो टुवार्ड्स लेफ्ट एंड ऑफ कंडक्टर टिल E नॉट इक्वल टू EP, so that net electric field inside the conductor becomes 0, so that net electric field
inside the conductor becomes 0. तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। Second property, just outside the surface of a charged conductor, just outside the surface of a charged conductor, electric field is normal to surface. Electric field is normal to surface. Okay? ये हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग द टेंजेंट हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो अगर अलोंग द टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग द टेंजेंट ईटी लिख देता हूं मैं इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी सरफेस पर अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स भी लगेगा F=QE, और फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा। चार्ज मूवमेंट का क्या मतलब है? चार्ज फ्लो का मतलब है करंट। सो देयर शुड बी सम सरफेस करंट, मीन्स सम करंट अलोंग द सरफेस, बट प्रैक्टिकली नो सच सरफेस करंट एग्जिस्ट। तो इट मीन्स कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं। और टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो कब हो सकता है? जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होगा। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, इट मेक्स सम एंगल थीटा विद द सरफेस, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे रिजॉल्व करने पर, एक अलोंग द सरफेस टेंजेंट कंपोनेंट, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड है ET, तो फोर्स भी लगेगा चार्ज पर F=QE, फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज के मूवमेंट का मतलब है करंट। तो यानी अलोंग द सरफेस करंट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई सरफेस करंट है नहीं, तो इट मीन्स ET नहीं होगा। और ET जीरो होने का मतलब है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर थीटा पर होगा तो तब तो ET आएगा ही आएगा। तो अगर परपेंडिकुलर है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कोई सरफेस के अलोंग कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ही नहीं। ओके, तो हम लिखते हैं यहां पर ये एक्सप्लेनेशन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू सरफेस, जैसे ये केस है, then it will have a component tangential to surface ET, then it will have a component tangential to surface, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, which will cause flow of charge, तो जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करेगा। सो देयर शुड बी
surface current, but no such current exists under static conditions. So there should be surface current, but no such current exists under static conditions. ओके, तो यानी ये फुलफिल नहीं हो रही कंडीशन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट. सो वेक्टर E इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू surface of conductor at every point. तो ये था सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ये सेकेंड प्रॉपर्टी. तो थर्ड प्रॉपर्टी है पोटेंशियल इज कांस्टेंट. नंबर 3, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ conductor. Okay, well, we have dV equal to minus of E dot dr, but E equal to 0 inside and E is perpendicular to dr on surface. राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर. अभी हमने प्रूव किया है नॉर्मल टू सरफेस. तो डीवी क्या हो जाएगा दोनों केसेस में? 0, बिकॉज ई परपेंडिकुलर डी आर. तो ई डॉट डी आर क्या होगा? ई डी आर कोस 90. कोस 90 0 होता है, तो डीवी 0. या फिर आप ये भी कह सकते हैं ई इक्वल टू 0 इन साइड एंड ऑल्सो ई इक्वल टू 0 अलॉन्ग दी सरफेस, क्योंकि अलॉन्ग दी टेंजेंट कोई कंपोनेंट नहीं है. तो दोनों केस में dv क्या हो गया आपका? 0. और dv 0 होने का क्या मतलब है? v इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो इनसाइड एंड ऑन सरफेस दोनों जगह v की वैल्यू कॉन्स्टेंट है. ओके स्टूडेंट, तो ये था थर्ड पॉइंट. अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट. Electric field at the surface of a charged conductor is sigma by epsilon naught. Number 4, electric field at the surface of a charged conductor at the surface of a charged conductor is sigma by एप्सिलॉन नॉट. ये हमें प्रूव करेंगे. अब हम प्रूव करना है हमें. तो मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, इस पर एक चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा.
लिख सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। ओके, तो हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट चूज कर लिया, तो हमें क्या करना है, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर आवर यूज हम इस तरह से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये जो कर्व्ड पार्ट है ये 3 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पार्ट 1 पे 0 होगा क्योंकि ये अंदर है कंडक्टर के, पार्ट 3 पे भी 0 होगा क्योंकि पार्ट 3 का एन कैप क्या होगा, इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि क्या है, इस डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ। पार्ट 2 की वजह से सिर्फ होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो लेट ये एरिया है डेल्टा एस, ये जो सर्कुलर एरिया है ये डेल्टा एस है। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ओके, तो Q इनसाइड क्या होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये एरिया है डेल्टा एस। ये वाला जो ये एरिया है ये कितना है, डेल्टा एस। ये सर्कुलर पार्ट का एरिया ये डेल्टा एस है। तो ये भी क्या होगा, सर पार्ट 2 का भी डेल्टा एस। ओके, तो बाय गॉस लॉ, integration over this closed cylindrical Gaussian surface E dot ds is Q inside by epsilon naught। तो इसको over the first surface E dot ds plus over the second surface E dot ds plus over the third surface E dot ds। Q inside है सिग्मा डेल्टा s by epsilon naught। तो फर्स्ट सरफेस पर E0 है तो ये 0 हो गया। फर्स्ट सरफेस क्या है, ये वाला, ये कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसलिए ये 0 हो गया। सेकंड वाला ये वाला है, तो ये सेकंड EDS cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है। और थर्ड वाले में E और एन कैप परपेंडिकुलर है, ये एन कैप है इधर, ये एन कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर की तरफ है। तो थर्ड वाले में भी क्या हो जाएगा, EDS cos 90 इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 0 प्लस E मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन DS प्लस ये cos 90 की वजह से 0 सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इंटीग्रेशन DS है ऑफ द सेकेंड सरफेस, ये क्या है, डेल्टा एस के इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो ये आ गया E इंटू डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया E डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। सो इट डिपेंड्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, net charge in the interior of a conductor is 0 and any excess charge resides on its surface। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है net charge in the interior of a conductor
is 0 and any excess charge resides on its surface। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1 में करवा चुका हूँ। सबसे लास्ट टॉपिक में हमने ये किया था कि जैसे अगर ये कोई चार्ज क्यू है, सॉरी ये कंडक्टर है, उसको चार्ज क्यू देते हो तो क्या ये चार्ज अंदर जाएगा या सरफेस पे रहेगा। गॉस लॉ की हेल्प से हमने इसको प्रूव किया था। फिर केस लिया था कि अगर इस तरह का कंडक्टर है जिसमें कैविटी है, इसको आप यहाँ से चार्ज क्यू देते हो तो चार्ज का क्या होगा। तो उस केस में भी हमने गॉस लॉ की हेल्प से प्रूव किया था, वो सभी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ अंदर कैविटी के अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इन ए कंडक्टर इज जीरो। और थर्ड केस लिया था कि अगर ये इस तरह का कुछ है कि यहाँ एक चार्ज क्यू रख दिया आपने, तो फिर यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस होगा, और अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा इस कैविटी में, अगर आप ऑलरेडी एक चार्ज क्यू ले गए तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बिल्कुल वही है और कुछ नहीं करना, सेम इवन आपका हेडिंग भी वहां पर यही है। ओके, तो ये वही टॉपिक है, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो वीडियो देखिए आप। ये टॉपिक पूरा डिटेल में किया गया है सेम हेडिंग के साथ। तो स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ ए कंडक्टर। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर एक कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हम इसको यूज करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, and it is based on the fact that electric field is zero in cavity of a conductor. The process of making a certain region, the process of making a certain region free from electric field, free from electric field is called electrostatic shielding, is called electrostatic shielding. It is based on the fact, it is based on the fact that electric field is zero electric field is zero in the cavity of a conductor. Okay, and for the same reason it is safer to be inside a car during a thunderstorm rather than standing under a tree, क्योंकि आपकी कार एक कैविटी का काम करती है। It is
safer to sit inside a car during thunderstorm. It is safer to ride a car during thunderstorm rather than standing under a tree. ओके, तो स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कैपेसिटर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेनली इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस। तो सेकंड पार्ट नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस शुरू करने के लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं। It is a device to store electric charge. It is a device used to store electric charge. It consists of 2 conductors. It consists of 2 conductors having equal and opposite charges, having equal and opposite charges separated by some distance, separated by some distance। जैसे ये एक चार्ज है, सॉरी कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, और इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर क्या होगा? माइनस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट। ओके, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कहेंगे, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। ओके, एंड Q इज कॉल्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर उसको हम कहेंगे Q। ओके, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू है, तो यहाँ एक टर्म है चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड दैट इज आइदर चार्ज मीन्स Q। ओके, मान लीजिए ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, इस पर पोटेंशियल है V प्लस, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पर पोटेंशियल है V माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज V इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, आप कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना चार्ज दे सकते हो ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो फॉर ए गिवन कैपेसिटर, फॉर ए गिवन capacitor, the charge Q on plates of capacitor, the charge
Q on plates of capacitor is proportional to potential difference between the plates. Is proportional to potential difference between the plates. तो Q is proportional to V and Q equal to CV. यहाँ C क्या है? Q by V and this is called capacitance of the capacitor. C equal to Q by V is called capacitance of capacitor. Unit of capacitance is farad, F-A-R-A-D. Okay. If Q equal to 1 coulomb, V equal to 1 volt, then C equal to 1 farad. तो यहाँ से 1 farad की डेफिनेशन आती है, capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge raises the potential difference by 1 volt. अगर प्लेट्स पर 1 कूलम चार्ज देने से उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ जाता है तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैराड. तो हम यहां लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 farad if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge raises the potential difference between its plates by 1 volt. तो यह डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हम एक ऐसा कैपेसिटर लेंगे जिसकी दोनों कंडक्टर हैं वो प्लेट्स हैं और पैरेलल टू ईच अदर है. वो प्लेट्स रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है, उनकी कोई भी शेप हो सकती है. कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. It consists of two conducting parallel plane sheets. It consists of two conducting parallel plane sheets. Two conducting parallel plane sheets separated by
some distance, separated by some distance। हम मान लेते हैं हर प्लेट का एरिया A है और उनके बीच में सेपरेशन D है। Let A is area of each plate and D is separation between them, separation between them, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है। तो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया A है, इनके बीच में सेपरेशन D है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इस पे अगर प्लस Q है तो इस पे माइनस Q। तो ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा। 3 रीजन है यहाँ पे, 1 2 3। तो स्टूडेंट हमने जब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ कर रहे थे तो एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। तो उसमें रीजन 1 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था जब हमने सिग्मा 1 को सिग्मा लिया था और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा लिया था। तो ये हमने कैलकुलेट किया था और इस रीजन 2 में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी 0 आया था और यहाँ भी 0 आया था। ओके, तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो मैं वो रिजल्ट यहाँ यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V, ये किसके इक्वल होगा, हमने पढ़ा है, ये आपको नोट नहीं करना, सिर्फ बताने के लिए है, माइनस dV बाई dr मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने V से लिखा है, डिवाइड बाई dr क्या है यहाँ पर, सेपरेशन जो D है। तो V क्या आ जाएगा यहाँ से, E इंटू D। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, साइड में कहीं नोट करना है आप नोट कर लो, लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो ये आ गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आप लिख लीजिए। सिग्मा इज Q बाय ए, सॉरी Q बाय ए। वेल, तो V इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा इज Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये V आ गया आपका। तो C क्या है आपका, Q बाय V, क्योंकि आपका रिलेशन Q था इक्वल टू CV, तो C इज Q बाय V। तो ये आ गया Q डिवाइड बाई V की ये वैल्यू रख दीजिए, Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसल, तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसी जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ A, D और एप्सिलॉन नॉट डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, यानी सेपरेशन क्या है, एरिया ऑफ प्लेट क्या है, और प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, वैक्यूम को। ओके, तो कैपेसिटेंस डायमेंशंस पर और मीडियम बिटवीन प्लेट्स पर ही डिपेंड करती है। तो ये था स्टूडेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है ऑफ रेडियस r और इसके ऊपर आपने एक चार्ज q दे दिया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज है इस पर q। consider an isolated spherical conductor of radius r. Let charge q is uniformly distributed over its surface. Let charge q is uniformly distributed over its surface. Charge q is uniformly distributed over its surface. तो पोटेंशियल क्या होगा एट दिस सरफेस? पोटेंशियल एट द surface of sphere V, ये होता है k q बाय r। k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। तो कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। किसका कैपेसिटेंस? इस कंडक्टर का C, दैट विल बी q बाई v। सो q डिवाइड बाई v की ये वैल्यू रख दो, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो वो नीचे था ऊपर चला जाएगा, q से q कैंसिल। सो c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि कितनी रेडियस सफिशिएंट रहेगी सो दैट ये 1 फैराड हो जाए कैपेसिटेंस, लाइक इफ C इक्वल टू 1 फैराड, तो R की वैल्यू यहां से क्या आएगी? C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू 1 है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। सो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मीटर। इतना बड़ा रेडियस का स्फीयर चाहिए आपको, ये तो अर्थ से भी बड़ा हो जाएगा साइज। दैट मीन्स जो ये 1 फैराड है ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। ओके, तो यू विल नीड ए स्फीयर ऑफ दिस रेडियस फॉर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड, अगर वैक्यूम है आपका मीडियम तो स्टूडेंट अब यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है, सर कैपेसिटर में तो 2 प्लेट होती है, यहां तो एक ही है, दूसरी कहां है? तो स्टूडेंट आप अज्यूम कर सकते हैं जो इसकी दूसरी प्लेट है वो इन्फिनिटी पर है, दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पर है। ओके, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कैपेसिटर के बारे में ही और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।